ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ मौजूद हैं वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो। जो मैं कहता हूँ वो मैं ज़रूर करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो तो 100% करता हूँ। गेम तो इमरान ख़ान साहब ने, PTI ने, परवेज़ इलाही साहब ने सबको गलत साबित किया। पिछले एक दिन के दौरान हमने जो ड्रामाई डेवलपमेंट्स देखी पंजाब असम्बली में, नवाज़ लीग वाले कहते रह गए लेकिन आखिर में कुछ भी हाथ ना आया। ये जो 186 का मैजिक नंबर था वो आखिरकार PTI ने, काफ लीग ने पूरा करके दिखाया। ना उससे एक वोट ज़्यादा, ना उससे एक वोट कम। और बिलाशुबा ये जो भी इमरान खान साहब की हिकमत अमली थी, उसने ना सिर्फ नवाज़ लीग को चित किया बल्कि अच्छे खासे तज्जिए, दावे सब गलत हुए। 99%। खुद हमारे प्रोग्राम में भी हमने पिछले चंद दिनों में जिन लोगों से बात की, हमारे अपने तज्जिए, सब लोग कह रहे थे कि जी इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, नहीं करेगा। प्रैक्टिकली सोचिए ना, प्रैक्टिकली कि आपका ये मतलब कल तक यही बात हो रही थी। सॉरी, मतलब एक तो बात हम मानते हैं कि जी एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें, मोगी खाएंगे। दूसरा ये कि ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हम देख रहे थे वज़ीर दाखिला का, अता तारहर साहब का, जिस तरह से वो कोर्ट में जा रहे थे, वो कर रहे थे। सर ये मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर परवेज़ इलाही, मैं पंजाब लेकर जाऊंगा। बड़े बड़े इनके दावे थे। अब ये है पंजाब नहीं जाऊंगी। अब लेकिन ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं एतमादे जहल। वो कैसे? ये कोई मतलब पिछले 3-4 महीने में ये कोई पहली मिसाल थोड़ी है। नहीं। इन्होंने पहले कहा अच्छा तुझे बहुत शौक है ना कि तू नया इलेक्शन करवाना चाह रहा है, पंजाब असम्बली तोड़ के दिखा और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ के दिखा है। सही है। 1 महीने तक ये चलता रहा। उन्होंने फर्स्ट लॉन्ग मार्च किया, फिर सेकंड लॉन्ग मार्च किया। उस वक्त तक कहते रहे हिम्मत है तो आ ना, ये तोड़ के दिखा। अच्छा, जब उन्होंने फैसला कर लिया तोड़ने का तो ये चले गए कोर्ट में। फिर इन्होंने जो गलत अंदाजे दूसरी दफ़ा लगाए वो थे कि हमज़ा जो है ना सिर्फ वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे बल्कि वो रिटेन भी कर लेंगे। और उसके लिए जो तोड़म ताड़ी हुई और उसके नतीजे में जो नाअहल हुए, क्या ब्रिलियंट जहन काम कर रहे थे। और उसके नतीजे में फिर ज़िमनी इंतखाब हुए और उसके नतीजे में 20 में से 15 नशिस्तें आराम से दे दी PTI को। और MNS जो उन्होंने नाअहल किए थे वो 8 में से 7 वो हो गए। ये हुआ। अब उसके बाद कहने लगे अच्छा ठीक है, तुझमें हिम्मत है ना तो इत्माद का वोट लेके दिखा, ताज़ा तरीन। लो जी, उसने ये भी लेके दिखा दिया। उसके बाद कहा कि असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। आज वो समरी भी साइन हो गई, वो पिछले 1 घंटे में गवर्नर हाउस में मौसूल भी हो गई। तो मामला जिस तरह से वो कहते आ रहे हैं वो करते आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट KP की असेंबली भी ऑटोमेटिकली अब वहां से भी रिपोर्ट्स हैं कि वो रेडी बैठे हैं। देखें यार, इमरान खान मान जाओ, मान जाए। आई थिंक इमरान खान हैज वन कंक्लूसिव दिस राउंड। नहीं, मैं तो ख्याल है कि नहीं यार, देखिए से गए एवरी पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट, सर, एवरी पॉलिटिकल आपके बाय इलेक्शन, एवरी पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट। अच्छा देखिए, अब अगेन सियासत के मैदान हो या मैदान जंग हो, ना वो 3 चीजें चाहिए होती है ना जीतने के लिए। इनिशिएटिव, मोमेंटम और मिस डायरेक्शन। और एक पंजाबी की चीज, सज्जा खा के खबा मार। मिस डायरेक्शन यही है ना सर, मिस डायरेक्शन एग्जैक्टली यही मुराद। इनफैक्ट मैं यही एग्जांपल यूज करने वाला था। अच्छा, इनिशिएटिव मुस्तकिल। अच्छा, इनिशिएटिव का मतलब क्या है? इनिशिएटिव का मतलब है कि मैं एक्ट कर रहा हूं, आप रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, मोमेंटम का है कि एक दफा मैंने एक पंच तुम्हें मारा, मैं मारते जाऊंगा, सो यू स्टे ऑन द रोप्स, जैसे बॉक्सिंग मैच में ना। और फिर ऑब्वियसली थकाना भी होता है, जैसे मोहम्मद अली के नहीं करते थे, मतलब भगा के एंड में एक मारता था गया बंदा। और फाइनली मिस डायरेक्शन, जो जैसे अभी वसत ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एक और चीज, ये जो असेंबली तहलील करने वाली बात है ना, आपने स्टैंप लगा दिया है कि सर मैं ही डिसीजन देता हूँ यहाँ पर, और आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। मैं नहीं ख्याल के जब से 10 अप्रैल से लेके आज तक मुझे कोई दिन याद नहीं है जब सियासत के स्टॉक एक्सचेंज का रेट बनी गाला से ना खुलता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो इनिशिएटिव इमरान खान साहब के पास है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर वो डेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि लगता है जा रहे हैं, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा
में 90 दिन में इलेक्शन कराना होगा। पहले ज़ाहिर है कि एक हफ़्ते का पीरियड है जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, उसके बाद इलेक्शन कराना होगा। ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत पे बहुत सख्त अब दबाव है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाएँ। वहाँ पे भी हमें पता है कि PTI के अरकान ने इस्तीफ़े दिए हुए हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि सिंध और बलूचिस्तान और नेशनल असम्बली वो ये फैसला होगा कि जाएं कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ, क्योंकि आज भी मैं देख रहा था शाम को जो बयानात आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हम 2 असम्बलियों में कराएंगे, ज़रूरत नहीं है कि हम पूरे मुल्क में कराएं। प्रैक्टिकली ऐसा ही मुझे लग रहा है कि होने जा रहा है। गो के मेरा दिल चाहे ना, इसलिए होना चाह रहा है कि इंडिया और अमेरिका वगैरह में ये रिवायत आम है, चूँकि वहाँ 29 सूबे हैं, वहाँ 50 रियासतें हैं, तो सारा साल कैलेंडर चलता रहता है, कभी इस रियासत में इलेक्शन, कभी उस रियासत में, उन्हें पता है, बड़े बड़े मुल्क हैं। हमारे यहाँ टोटल हैं 4 सूबे। अच्छा, 4 सूबों में भी जो डिस्पैरिटी है बहुत ज़्यादा है। मसलन पंजाब जो है वो 50% प्लस है, उसके बाद सिंध है, फिर खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है। अब लिटरली 60% आबादी जो है वो उसमें सूबाई असम्बलियाँ वाइप आउट हो गई हैं। ठीक है, अच्छा हम उसूली तौर पे ये मान लेते हैं कि यार ठीक है, सिंध की मर्जी है, वो इलेक्शन कराए ना कराए, बलूचिस्तान की मर्जी है, आफ्टर ऑल 18th अमेंडमेंट के बाद वो खुद मुख्तार है। सही। पंजाब में इलेक्शन होते हैं पूरी असम्बली के, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन इसलिए हो रहे हैं कि वो 5 महीने के लिए असम्बलियाँ इलेक्ट होंगी या 5 साल के लिए होंगी? जब 5 साल के लिए असम्बलियाँ इलेक्ट होंगी तो यही सूरत हाल का मतलब ये है कि आप उसको 5 साल पे फैला रहे हैं, वही रास्ता कशी होगी ना, वही एक दूसरे की नाक में दम होगा। लिहाजा बड़े सिनेरियो में ये है कि अब इलेक्शन के अलावा, इसलिए कि इनके पास दिखाने को अब कोई गीदड़ सिंह ही नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा, PDM पर आने से पहले ना एक और चीज़, ये जो इलेक्शन फर्ज करें, ठीक है, सिंध और बलूचिस्तान कहते हैं नहीं यार हमने नहीं करना, मतलब पंजाब और KP में हो जाता है। आपका क्या ख्याल है इस इलेक्शन का क्या रिजल्ट आना है? KP तो पहले ही उनके पास है, ठीक है, बाकी मतलब ना होने के बराबर JUI अपनी ले जाती है थोड़ी इधर आगे पीछे। पंजाब में आपका क्या ख्याल है क्या होने वाला है? अच्छा, पंजाब में दोबारा PTI की इलेक्शन हो जाती है, फिर जब जनरल इलेक्शन होंगे तो वही रियासत जो सूबाई मशीनरी है वही कौमी इंतखाबात पे असरअंदाज होगी, है ना? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है कि केयर टेकर्स होने चाहिए इलेक्शन के टाइम पे, नेशनल प्रोविंशियल ऐसे ही होता आया है ट्रेडिशनली, वो हमारा एक ट्रेडिशन से मेजर ब्रेक होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये गवर्नमेंट पे अब ये जो है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे वफाकी गवर्नमेंट। दे विल हैव। सर आप इनका हाल देखो, आज जब वो लेटर आया परवेज इलाही का 2 लाइन वाला, किस चीज पर डिबेट हो रही थी कि जी देखिए ये डेट के ऊपर ना ओवर राइटिंग हुई हुई है। अच्छा जी ये तो ऑफिशियल लेटर हेड ही नहीं है। यार जब आप इन चीजों पर आ जाते हो ना, मेरी जान, गेम ओवर है, आप खत्म हो गए हो। अच्छा ये फिर चेक करो, ये अगेन पॉलिटिकल, हर जगह आपको पॉलिटिकल सेटबैक पे पॉलिटिकल सेटबैक, ये बैठे हुए हैं कि कोई मौजा हो जाए किसी तरह, ठीक है, और हमारी पॉलिटिकल कैपिटल दोबारा रिन्यू हो जाए। नहीं हो सकते, और आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन इसमें रहे हैं, क्योंकि ये जरा चेक करें ना यार, आप मिफ्ताह इस्माइल साहब को लाते हैं, डर्टी वर्क आप उससे कराते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली आप उसे जलील हैं यार। आई मीन कौन भूल सकता है, हर दूसरे रोज मरियम नवाज शरीफ की ट्वीट आ रही है, मिफ्ता लुक इनटू दिस, मिफ्ता लुक इनटू दिस, हाँ मिफ्ता भाई लुक इनटू दिस। ये ऐसे है ना कि यार छोटे एक गोल्ड लीफ का पैकेट ले आना मेरे लिए, काफी अंडरमाइन किया अपने और डिलिबरेटली यार, ये आप प्राइवेटली भी कर सकते थे। अच्छा फिर क्योंकि डार साहब आपके रिश्तेदार हैं, और क्या वजह है यार, आपके रिश्तेदार, आपके करीबी क्वालिफिकेशन नहीं, क्या इन्होंने हार्वर्ड से PhD किया हुआ है इकोनॉमी में, या वर्ल्ड बैंक में सर्विसेज हैं इनकी, या पहले जो है वो वजारत खजाना में खिदमात अंजाम दे, ऐसा कुछ नहीं है। और मजे की बात है कि आप समदी को वजीर दाखिला बना दें, आप कोई भी वजारत दे दें, पानी बिजली पे बैठा दें, कुछ भी कर दें, हत्ता कि वजीर खारजा बना दें, यार आप जो है वजीर खजाना तो नहीं बनाए ना। सो देखिए, एक बड़ा सवाल ये है कि कतई नज़र के PDM क्या डिसाइड करती है। इमरान खान साहब ने अपने कार्ड्स खेल लिए हैं, प्रेशर बढ़ चुका है। एक जो वाइडर क्वेश्चन है वो है कि जो एक आर्गूमेंट चल रही थी कि जी कि ये IMF का प्रोग्राम है, मईशत दिवालिया हो रही है, उसको प्रिवेंट करना है, तो उस पर भी तो
रियासत को सोचना होगा ना कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। फॉर एग्जांपल रियासत को नहीं सोचना, सऊदी अरब को, यूएई को और चाइना को सोचना है। ठीक है, यूएई ने थोड़ा बहुत दे दिया नहीं, लेकिन वो भी जो इमदाद है वो IMF प्रोग्राम से नथी है कि IMF का प्रोग्राम आपको पूरा करना है, अगर आपने सिंक नहीं करना, फ्लोट करते रहना है। अगर हम जाते हैं इलेक्शंस की तरफ तो वो आर्ग्यूमेंट जो पिछले साल थी कि नेगोशिएट कौन करेगा, IMF वाले भी देख रहे हैं, चीन वाले भी देख रहे हैं कि इधर तो पिछाड़ खत्म नहीं होती। ये एक सवाल है और इसका जवाब जो है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे श्रीलंका में इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, हमारी हमसे ज्यादा बुरी हालत है ये भी। अच्छा देखिए, मुझे जो लग रहा है, और ये मैं किसी सोर्स या किसी इंफॉर्मेशन पे बेस नहीं कर रहा, ये मैं पर्सनल अंदाजा है कि एक तो जो नई क़यादत है फौज की, हाँ, वो भी मेरा ख्याल है कि क्लीन ब्रेक और फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक रीसेट बटन दबाना, और उनके इंटरेस्ट में भी है रीसेट बटन दबाना, राइट, टू ब्रेक विद द पास्ट एंड मूव ऑन। शायद एक पॉसिबल सिनेरियो ये नजर आ रहा है कि आप थोड़ी बहुत ये स्टेबिलिटी लाएं, जैसे अभी आपको यूएई से कुछ मिला है, ये रोल ओवर भी मिले हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ताकि अगले 2-3 महीने के बिजली का बिल आप अदा कर सकें, ठीक है, फिर यू गो इन फॉर इलेक्शंस। अब इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म जाहिर है मुझे नहीं पता कि पहले IMF से बात होगी, बाद में IMF से बात होगी, या कुछ सेटलमेंट IMF के साथ करके देन यू गो फॉर इलेक्शंस। बिकॉज देखिए, इस वक्त अगर इन्होंने नहीं किए, फर्ज करें, ठीक है, अब आप देख रहे हो यार, देखो मैं आतिफ मियां की सुन रहा था, इज लाइक यार देखो प्रैक्टिकली तो आपने डिफॉल्ट किया हुआ है ना यार, अगर आपकी LCs नहीं खुल रही, हाँ, आपकी मतलब जो फॉरेन मतलब आपकी मिशंस की स्कूल फीस का मसला हो रहा है, कहीं कहीं खबरें ये भी आ रही है कि बैंक आपके अकाउंट से आपको डॉलर नहीं मिल रहे, आज ओपन मार्केट से हाँ, आज एक मुजाहरा हुआ है ताजरों का, बिजनेसमैन का, मेरे ख्याल प्रेस क्लब के सामने ऑफ दिस। तो वेयर आर यू गोइंग विद दिस ना, ये जो अभी ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 4.25 बिलियन पे और नीचे आ गए, ठीक है ना। अगर ये गवर्नमेंट रहती है मजीद तो इनको, और IMF प्रोग्राम की खातिर रहते हैं, रियासत की खातिर जो है अपनी सियासत कुर्बान करते हैं, तो इनको गैस बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़ेंगे। इनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो जितने दिन रहेंगे वो डिप्लीट होता जाएगा, और ये चंद महीने ही रहेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, मतलब आप कितना और खींच लेंगे, या 3 महीने खींचेंगे या 6 महीने खींचेंगे। अच्छा, जितना खींचोगे ना उतना फायदा खान साहब। और 90 दिन में अगर इलेक्शन आईनी तौर पे लाजिम है KP के और पंजाब के, तो इसका मतलब ये है कि 15 अप्रैल तक ये इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो इसी दौरान ये है कि अगर ये आम इलेक्शन का ऐलान भी कर दें, इसलिए कि आधी असम्बली को तो फालिज हुआ हुआ है ना। अच्छा देखिए, हम अक्सर क्या कहते हैं ना कि यार देखें, हम प्रिंसिपल पे खड़े होते हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं, ठीक है। अब जैसे कि पिछले अप्रैल में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, PTI का सारा इसमें ये था ना कि ये तो रेजीम चेंज है, इम्पोर्टेड वगैरह ना, छोड़ दो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और PDM का मुकदमा ये था कि इन्होंने गैर आईनी तौर पे तहरीक अदम एतमाद के साथ जो सलूक किया है। नहीं, बट पॉइंट इज कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक पॉलिटिकल और आईनी मूव, राइट, इट इज लीगल, इट इज फाइन, ठीक है। अब अगर आगे जाते हुए ये कोई ना कोई बहाना बनाते हुए PDM कोशिश करे कि यार एक और महीना मिल जाए, एक और महीना, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी वो जवारी की। हाँ। यार जवारी जो है ना, जब हारने शुरू होता है ना, तो वो इसीलिए आखिर तक, यार ये जो बाजी लगा रहा हूँ ना इस दफा, ये राउंड तो मेरा हो जाएगा, और आखिर में घर भी गंवा देता है। तो यहाँ पर एक सवाल है, फर्ज करें कि कोई भी बहाना बना के ये डिले करते जाते हैं इलेक्शंस को, डिले करते जाते हैं, हमारा इस पे क्या स्टैंड होना चाहिए? क्योंकि मैं तो क्लियरली आपको कह रहा हूं कि देन यू विल हैव टू स्टैंड विद डेमोक्रेसी एंड जो आपका सिस्टम है, और उसमें फिर अगर खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, तो फिर ही इज एब्सोल्युटली राइट, होने चाहिए। अब इस चीज से कि यार नहीं हम हार जाएंगे इसलिए इलेक्शन ही नहीं होनी चाहिए, ये फिर ना ही जमहूरी है ना ही आईनी। 2023 में इलेक्शन होने हैं, तो यार अप्रैल क्या और अक्टूबर क्या, पहले आप 100 जूते खाएं फिर 100 प्याज खाएं, फायदा क्या है? देखो अगेन, बट मेरी भी ये ख्याल है कि इलेक्शन हमारे मसलों का हल नहीं है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। लेकिन जरूरी भी तो है ना, वो मजबूर कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि हल है। मैं सिर्फ एक आखिरी चीज बयान करना चाह रहा हूं, उनके पास भी कोई गीदड़ सिंगी नहीं है, नहीं किसी के पास के हवाले से ना किसी, लेकिन इलेक्शन फिर ना कोई रिफॉर्म्स ना कुछ। लेकिन इसका बहुत बड़ा लेकिन है इसके अंदर। देखें, हमें सबको पता है, हमने 1000 इकोनॉमिस्ट से बात की है ना, कि इस तरह नहीं चल सकता। आप जितना पानी डालोगे इस बाल्टी में छेद है। अच्छा, जो मैसिव और स्वीपिंग रिफॉर्म्स आपको जरूरत है, वो ही हुकूमत नहीं कर सकती। उसका शायद चांस बनता है, मैं इसे चांस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं,
नए इलेक्शंस हों, नई मैंडेट के साथ हुकूमत आए, तो फिर कुछ तवक्को होती है कि शायद वो ये रिफॉर्म प्रोसेस कर सके। ये तो यार खान साहब हैज अ गन टू देयर हेड एंड अ नाइफ टू देयर थ्रोट, इनसे कुछ नहीं होगा। तो अभी भी देखें, वो जो असेंबलियां तहलील करने वाली समरी है वो गवर्नर हाउस पहुंची है, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, तकरीबन हो ही गया है, 48 आवर्स में ऑटोमेटिकली हो जाता है, हो ही जाता है। लेकिन बहरहाल इस पे भी नजर रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर जब वापस आएंगे तो बात करेंगे MQM के हवाले से कि कराची में भी बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, उधर क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है। और इस लम्हे तक ऐलान नहीं हुआ है, और इसीलिए इस लम्हे तक मैं आपसे कह सकता हूँ बहुत सेहत के साथ कि 15 तारीख को कराची डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न और ठट्टा डिवीज़न में बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश भी हो सकती है, कल कुछ और भी हालात करवट ले सकते हैं। और आज जो सबसे दिलचस्प काम हुआ है, जिसकी कोशिशें 2017 से हो रही थी, आज इत्तेहाद हो गया है। अल्लाह जाने ये इत्तेहाद हुआ है या करवाया गया है, ये आप जज हैं बेहतर। इस इत्तेहाद में MQMP यानी आसानी के लिए बहादराबाद ग्रुप, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाला वो, और पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साबिक़ मेयर कराची उनकी पार्टी, और फ़ारूक सत्तार साहब की तंजीम बहाली कमेटी, इन 3 धड़ों का इंज़माम हो गया है। और अब MQMP है जिसमें PSP और तंजीम बहाली कमेटी जो हैं वो जम हो चुके हैं, मगर एक और है MQM हकीकी आफाक अहमद साहब की, उसने लाताल्लुक़ी का ऐलान किया है, और जिसके हाथ में असल में वोट के ताले की कुंजी है, आम तौर पे ये तासुर है, MQML, MQM लंदन, अल्ताफ़ हुसैन। तो वो जाहिर है कि वो चुप हैं और वो तमाशा देख रहे हैं। MQM-2 अच्छा, एक तरह से। अच्छा, अब ये है, इससे एक फ़ायदा ये भी हुआ आज की खबर से कि जो गवर्नर सिंध हैं, क्या नाम है, टिसोरी, हाँ टिसोरी साहब, उनकी सीट चंद महीनों के लिए या कम से कम जब तक ये हुकूमत है ये पक्की हो गई है। असाइनमेंट पे थे पूरा, असाइनमेंट पे थे। हाँ, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, ये कह रहे हैं, और नहीं, मैंने भी कहीं से सुना है। मैं कब कह रहा हूं। तो बहरहाल वो खुद भी कहते हैं मुबारक हो कि 2017 से जो कोशिशें हो रही थी। लेकिन मजे की बात है कि सिर्फ 2 दिन पहले ये अलायंस जो है, अलायंस नहीं सॉरी मर्जर जो है वो सामने आया है बल्दियाती इलेक्शन से, और तेवर उसके जो हैं वो आ गए हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कहा यार, मैं आपको सुना देते हैं। हाँ। बहुत मजेदार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मुझे तो वो याद आ रहा था जो प्रेस क्लब में वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ। तो खैर ठाकुर वाली उससे बेहतर थी। लेकिन एक चीज़ जो हमें नजर आई कि ज़ाहिर है ये जो हमारे, जो आपने नाम लिए, जो हमारे लीडर्स हैं ये कराची के, वो सब अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं। तो खालिद मकबूल साहब की क़यादत में ये काफिला कैसे आगे बढ़ेगा ये भी देखने की बात है। ये तो बढ़ाने वाले बढ़ाएंगे। एक इशारा हमें मिला कि ड्यूरिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस फारूक सत्तार साहब ने कहा कि MQM को जो है वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहना चाहिए या नहीं। देखिए उसमें क्या हुआ। देखिए, मैंने तो मशवरा दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें वफाकी हुकूमत से भी अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। अभी पॉलिसी स्टेट मत दे फारूक भाई, देते रहेंगे, ठीक है। वो 2 बातें देखें, जो आप बोल रहे हैं वो वफाक के साथ भी हो रहा है। वफाक को पता होना चाहिए कि अगर यही अपने सूरत हाल रखी जो हम पे बीत रही है, सब पे बीतेगी फिर। हाँ, तो ये मतलब इस कंपनी में 4 CEO हैं और 1 PN नजर आ रहा है। ये एक मसला है। अच्छा, अब जहां तक आपने बात की ये 15 तारीख को जो जी हाँ, अब उसमें सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि एक सवाल पूछा गया, तो उसके बारे में तो जरा सुनिए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का इसमें जवाब क्या था। देखिए, एक तो 15 जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे जनाब, ठीक है ना। और आज रात को भी डिलिमिटेशन को सही कर देंगे, कल इलेक्शन लड़ देंगे, 14 को 15 को लड़ लेंगे। एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, इन्होंने कहा देखें 15 को तो इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये कहता है तो बात समझ में आती है कि कब इलेक्शन होंगे, कैसे होंगे, ये है।
ये जो अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कौमी सियासत में कि हर सियासी पार्टी उठ के वो कह देती है जी इलेक्शन नहीं होंगे। यार आपका जमहूरी हक है कि आप बाइकआउट कर दें उस इलेक्शन का, अगर फर्ज करें 15 को इलेक्शन कमीशन करा रहा है या कुछ भी कर लें। ये जो होता है ना, हम धरना दे रहे हैं, हम इलेक्शन देखते हैं कैसे होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मेरा ख्याल है वो छोलों की रेडी लगा लेनी चाहिए। देखें, ये बहुत क्लियर है कि ये जो कोशिशें थी इनको इकट्ठा करने की, उसमें वो आपने टाइमिंग की पहले बात की ना, टाइमिंग आउट है, क्योंकि ये जो बल्दियाती इलेक्शन है 2 दिन रह गए, तब आके इन्होंने इसको मटीरियलाइज किया है। तो ये बल्दियाती इलेक्शन में तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई ख़ास फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम चूंकि अब इलेक्शन की हम बात कर ही रहे हैं और कराची में ये इलेक्शन बड़े अरसे बाद हो रहा है, कितना कोई 2.5 साल के ताखीर के कराची, हैदराबाद, ठट्टा, तीनों में। लेकिन मैं इस वक्त कराची की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मुसलसल ये डिले होता आया है। यहाँ पे एक ज़बरदस्त पूरी तहरीक चलती रही, जो जमात इस्लामी वालों ने उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के रोल प्ले किया। इजाज़त दें, मैं थोड़ी सी टाइमलाइन देना चाह रहा हूँ, मुख्तसर किस्म की है, बड़ी मज़ेदार है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी सेकंड फेज जो है वो 24 जुलाई 2022 को होगा। ठीक है, लेकिन फिर जाहिर है कि सैलाब आ गया, बारिशें हुई, नहीं हो सका। ठीक है, फिर 28 अगस्त को है, लेकिन फिर भी उस वक्त कहा था कि जी सैलाब की तरह तवाकारियाँ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर 18 अक्टूबर को ECP कहती है कि यार मेरा ख्याल है कि 22 या 23 को इलेक्शन होने हैं। उस वक्त लेकिन सूबाई हुकूमत कहती है कि जी नहीं, 3 महीने में दे दे, क्योंकि यार वो नई सारी जो पुलिस है ना, वो सैलाब वाले इलाकों में है। और लेकिन इसी दौरान सिंध पुलिस के कई हजार एहलकारों को आप इस्लामाबाद भेजते हो, क्योंकि वहां पे लॉन्ग मार्च होने वाला है। तो फिर उसके बाद PTI और जमाते इस्लामी गई सिंध हाई कोर्ट के पास, और 15 नवंबर को उसने कहा कि जी आपके पास 15 दिन है, आप करा दें। और फिर फाइनली नवंबर में ही पिछले साल उन्होंने कहा कि जी जनवरी 15 को। अच्छा, अब जहां तक MQM का है, ये जो बात है ना कि नहीं हम नहीं होने ना, आप PPP चाह रही है ये इलेक्शन, MQM भी नहीं चाह रही है। PPP क्यों नहीं चाह रही? PTI जो है वो चाह रही है और जमात इस्लामी जो है चाह रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो इन्होंने इलेक्शन, जिसे हम सो कॉल रूलर्स इन कहते हैं, इन शहरों से हट के वहाँ जो फेज़ 1 करवा दिया है, उन बेचारों क्या क्या कसूर है। उनकी यूनियन काउंसिलें तो बनवा दें, उनकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो बनवा दें, वो इनके चक्कर में तो मतलब ये है कि जो शहरी इलाके हैं क्या वो ब्लैकमेल करेंगे इनका, उनको यरगमाल बना दिया गया है, ये क्या करेंगे? माजी में भी ये जिल्लत होती रही है। अभी आज जो कहा है, ये ऑप्शन भी था उनके पास कि हम बॉयकॉट करें, वो उनकी सवाबदीदे करें तो करें, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि खुदा करके इलेक्शन हो रहा है, इसको होने दें। और चाहे वो जमात इस्लामी आती है, पीपल्स पार्टी आती है या MQM आती है, नहीं, उसके बाद भी जिल्लत का सफर खत्म नहीं होता यार। पिछले साल 2.5 साल बाद इन्होंने पावर ट्रांसफर की थी बल्दियाती इलेक्शंस को, तो हालांकि 5 साल के लिए आते हैं। तो बल्दियाती इलेक्शन होने दें। वैसे मैं तो एक और बात कहूँगा कि यार ये जो मर्जर हुआ है ना यार, इसका सियासी फायदा भी खान साहब को ही मिलेगा। क्योंकि आप देखें, ऑप्टिक्स चेक करें ना यार, गोली लगी है, मैं फिर भी खड़ा हूँ, तमाम पार्टियां मेरे खिलाफ है। ये आप देखें, कराची में इंजीनियरिंग भी हो रही है, वैसी ही इंजीनियरिंग जो 2018 में हुई थी। अबे नहीं यार, हेलो, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ये जो बल्दियाती निज़ाम से किसको डर है, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बल्दियाती इंतखाबात की तो बात कर रहे थे, लेकिन इस पर भी बात करना ज़रूरी है कि ये चीज़ें ज़रूरी होती क्यों हैं। मतलब हम क्यों बात करते हैं कि जी इक़्तिदार, मतलब एम्पावर्ड लोकल बॉडीज़ होनी चाहिए, इसकी इलेक्शन टाइम पर होनी चाहिए, पावर ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। आखिरकार हम कोई अपने शौक़ से तो बात नहीं कर रहे, कोई इसका कोई मकसद होगा। तो हाल में ही ये एक लाहौर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है, एक मुहिम आप उसको कह सकते हैं, दहलीज़ के नाम से, जिसका मकसद है कि मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को भी कम से कम इतना शर्मिंदा किया जाए कि वो लोकल बॉडीज़ के निज़ाम को बहाल भी करें और उनको इख्तियार भी दे। तो एक मेंबर दहलीज़ के हमारे साथ आज हैं, एडवोकेट एंड एक्टिविस्ट उसामा खावर घुमन। अच्छा घुमन साहब, आपकी सरगर्मियों में आने से पहले मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ आपसे कि आपकी नज़र में जो मौजूदा स्ट्रक्चर है हमारी लोकल बॉडीज़ का, इस निज़ाम का, इसमें सबसे बड़ी खामियां क्या हैं? मतलब सर्विस डिलीवरी क्यों नहीं होती? जी, मेरे ख्याल में तो इसमें जो सबसे बड़ी खामी तो वो सियासी खामी है।
और सियासी हुकूमतें और उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी प्राइमरीली पॉलिटिकल पार्टीज वो ड्यू टू डिफरेंट हिस्टोरिकल रीजंस वो पावर नीचे डिवॉल्व नहीं करना चाहती, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपीरियंसेस खास तौर पे डिक्टेटरशिप के ज़माने में जो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रोविंशियल लेवल्स को उन्हें जिस तरह से बाईपास किया जाता है, तो इस सिलसिले में 18th अमेंडमेंट में सारे पॉलिटिकल पार्टीज 2010 में पार्लियामेंट में वो इकट्ठे हुए और उन्होंने 18th अमेंडमेंट में आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट किया, जिसमें उन्होंने प्रोविंसेस को ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि वो डिवॉल्व करेंगे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अथॉरिटी टू द लोकल गवर्नमेंट्स, टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। तो उसके बाद this is unfinished agenda of local of 18th amendment के जो devolution फेडरेशन से तो हुई प्रोविंसेस को, लेकिन प्रोविंसेस ने फर्दर डिवॉल्व नहीं किए ये वाले रिसोर्सेज। तो हमारे ख्याल में हिंदुस्तान में भी बिल्कुल इसी तरह के मसाइल थे, और फिर इंडिया में उधर इलेक्शंस नहीं होते थे। दो बड़े मसले हैं कि एक तो इधर इलेक्शंस नहीं टाइम पे होते, बार बार उन्हें उखाड़ बछाड़ की जाती है, और फिर उसके बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर उन्हें मीनिंगफुल पावर डेवोल्यूशन नहीं होती। तो जैसे आइन कहता है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो डिवॉल्व नहीं होती। उसकी मिसाल ये है कि उन्हें रेवेन्यू रेजिंग के फॉर एग्जांपल सफिशिएंट टूल्स नहीं दिए जाते। उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो ब्यूरोक्रेसी, जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है वो कंट्रोल करती है। उनके पास इम्प्लीमेंटेशन के अगर टूल्स नहीं होंगे तो उसमें ये बहुत बड़ा हर्डल है। तो हिंदुस्तान में इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए, और इससे पहले साउथ अफ्रीका में पोस्ट अपार्थाइड जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी। अच्छा उसामा, मैं थोड़ा सा, ये तो ऊपर की बात हो गई, बिल्कुल आपने हिंदुस्तान की मिसाल भी दी, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। जब हिंदुस्तान ने बाकायदा अपने लोकल बॉडी सिस्टम को बहाल किया, उनको एम्पावर किया, ग्राउंड फर्क पड़ा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम एक शहरी होने के नाते से हमें लोकल बॉडीज अगर एम्पावर्ड हों तो क्या फायदे मिलेंगे? जी, उसकी ग्राउंड पे उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ कि आप देखेंगे आजकल जो डिप्टी कमिश्नर ब्यूरोक्रेसी ट्विटर पे बहुत एक्टिव है जी। तो आप देखेंगे उनका सबसे जो अहम अपनी कार्रवाई दिखाने का तरीकाकार होता है कि ये देखें हमने कितनी रेडियम वाले गिरा दिए हैं और हमने इतने लोगों के घर जो है वो तोड़ दिए हैं। कराची में आप तरह तरह की कैंपेन। तो जब ये उनकी लोकल गवर्नमेंट्स की गैर मौजूदगी में फॉर एग्जांपल ये पावर्स ब्यूरोक्रेसी के पास होती हैं, तो वो इस तरह की आर्बिट्ररी मेजर्स लेती है। तो एक तो जो डेमोक्रेसी के सारे जो फायदे जो प्रोविंशियल लेवल या नेशनल लेवल पे हैं वो सारे आप लोकल गवर्नमेंट्स पे ज़्यादा इफेक्टिवली वो एप्लीकेबल है। दूसरा, उनकी एबिलिटी बेहतर होती है बिकॉज दे आर एट द ग्रास रूट लेवल। तो सब्सिडियरिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब है कि दहलीज पे लोगों को उनको और अकाउंटेबल भी तो होते हैं ना, क्योंकि आखिरकार उनको दोबारा अवाम के सामने भी तो जाना होता है उनको। एग्जैक्टली और वही जो डेमोक्रेसी के आर्गुमेंट्स है कि अकाउंटेबिलिटी, वो लोग उधर रहते हैं उसी गली मोहल्ले में। फॉर एग्जांपल एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पंजाब में जब 2019 में लोकल गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया गया तो 58,000 लोग थे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, और इसी तरह अगर बाकी सूबों के मिलाएं तो ये 1 लाख के करीब इलेक्टेड लोग बन जाते हैं। तो वो छोटे से छोटे लेवल पे एक वार्ड छोटी सी होती है। फॉर एग्जांपल वो उसी गली मोहल्ले में रहते हैं। लोग कहते हैं ये देखें जी, ये गली हमारी में इधर इतना पानी है, ये इधर पानी नहीं आ रहा, इधर कचरा है, आपने कुछ नहीं किया। तो वो नीचे से ग्राउंड अपवर्ड जो है वो एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप होता है सर्विस डिलीवरी के लिए। लोगों को उनकी दहलीज पे उनके मसाइल हल होते हैं या एटलीस्ट वो चैनलाइज होता है। उसामा जी, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, ये आपकी बात काफ़ी समझ में आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम नहीं हो सका मजबूत, इसके लिए हम सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को उस तरह से इल्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि इतना अरसा हमारे यहाँ असम्बलियाँ चली हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि 3 बड़ी पार्टीज़ को ले रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग और PTI, जो ये जमहूरियत की चैम्पियन जमातें बनती हैं, कि हमने अभी ऑब्ज़र्व क्या किया है पिछले 8-10 साल में कि कौन सी पार्टी आपको ज़्यादा सिंसियर नज़र आई, कौन सी पार्टी जो है उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया इस फ्रंट पे? जी,
बिफोर एड्रेसिंग योर क्वेश्चन, मैं आपके जो फंडामेंटल एजम्पशन है जिसकी बुनियाद पे आपका सवाल है, उससे मेरा थोड़ी सी टेक डिफरेंट है कि पॉलिटिकल इसकी निज़ाम की ना होने की एक वजह काफ़ी हद तक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ही है और मार्शल लॉज। उसका मैंने हिंट किया था शुरू में कि जो सियासी हुकूमतें हैं पॉलिटिकल पार्टीज को अंडरमाइन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल इस्तेमाल होता है। नहीं, ये तो हमें पता है। देखिए, ये हमें पता है कि डिक्टेटरशिप्स के दौरान जो है बल्दियाती निज़ाम मजबूत रहा सियासी जमातों को कमज़ोर करने के लिए। मेरा सवाल ये है कि जब हमारे यहाँ जैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत चल रही है, पार्लियामेंट चल रहा है, उस टाइम में इन पॉलिटिकल पार्टियों ने खुद क्या किया बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने में, कमज़ोर रखने में? मतलब अगर आप इनकी रेटिंग करना कर सकें, हाँ, इन तीनों पार्टियों के हवाले से अगर बताएं। जी, मैं जरूर रेटिंग अपने तजर्बे की बुनियाद पे कर देता हूँ कि उस वजह से फिर मसाइल जन्म होते हैं। लेकिन अगर आप रेटिंग चाहेंगे रिपोर्ट कार्ड की तरह, तो मैं कह सकता हूँ कि MKM फॉर एग्जांपल हैज बीन अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ दिस इशारे की। उसके बाद जमात इस्लामी का एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब रिसेंट टाइम्स में आके PTI ने सरप्राइजिंगली KP में अच्छे इक़दाम किए, लेकिन पंजाब में उन्होंने उसी चीज़ को अंडू किया और अंडरमाइन किया और 4 साल तक यहाँ पे कोई वो इलेक्शंस नहीं करवा सके। और सरप्राइजिंगली PMLN का जब ये ऑपोजिशन में थे और इनके मेंबरान को उन्होंने 2019 में घर भेजा, तो इन्होंने भी एक बहुत, आई थिंक द मोस्ट प्रोग्रेसिव लोकल गवर्नमेंट्स का जो कानून पाकिस्तान की तारीख में पास हुआ है, वो PMLN की गवर्नमेंट में ये पास जून में हुआ था। और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी वो ग्रांट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नई गवर्नमेंट ने आके वो कानून अंडू कर दिया। तो इस अब पार्टीज का जनरली, और पीपल्स पार्टी का आपने नहीं बताया। सरप्राइजिंगली हम इस पे काम कर रहे थे, तो बेनजीर भुट्टो साहबा ने जो अपना मंशूर जो 2008 के इलेक्शन वाला लिखा था, और some reporters have suggested, people have spoken to, ये उनका अपना लिखा हुआ मंशूर था। उसमें उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में बड़ा ही एडवांस किस्म का निज़ाम के बारे में गुफ्तगू की थी। और इसी वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर दोनों बड़ी सियासी पार्टियों ने और बाद में बाकी पार्टीज ने भी नहीं अमली तौर पे बताया ना कि क्या हुआ। वो तो बीबी ने तो सारा इन्विजन किया था, लेकिन उसके बाद अमली तौर पे हमने क्या देखा है? अब उसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली हमें पता है कि तारीख ने एक डिफरेंट दायरा लिया और वो बीबी डिड नॉट लिव थ्रू टू जो नई हुकूमत आई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने सरप्राइजिंगली अंडरमाइन करने की कोशिश की है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के उसके क्रेडेंशियल्स हैं भी और अपना क्लेम भी करते हैं। लेकिन सिंध में उन्होंने जो कराची का हशर किया है, हैदराबाद का, वन इलाकों का, वो हम सबके सामने है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में काफ़ी ख़राब है। और उस मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड करना चाह रहा हूँ उसामा, हम क्योंकि अब शहरों में बैठे हैं, बार बार कराची की बात कर रहे हैं, जो रूरल एरियाज़ आप पहले कह रहे थे ना, वहाँ पे भी अगर आप जाके देखें लोकल बॉडीज़ जो हैं वो क्यों नहीं मजबूत हुई, क्योंकि दे आर द मेन चैनल। सारे जो फाइनेंशियल मामलात हैं, सारा जो कंट्रोल है, वो किस तरह से जो है वहाँ पे चलता है। एक और भी चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, इसकी दिमाग में आई है कि रूरल एरियाज़ की जब आप बात करें, बिलखसूस रूरल एरियाज़ में, आप ये नहीं चाहते ना कि ग्रास रूट्स मजबूत हों, आपने अपना होल्ड रखना होता है ना, आप टॉप डाउन होल्ड करते हैं, आप ये नहीं चाहते कि नीचे से एक नई सियासी तो बड़ा आसान सवाल है, मतलब चचा MNA बन जाए, भतीजा जो है MPA बन जाए और उसका जो कजन है वो मेयर बन जाए, तो पूरे तीनों चारों टेयर्स पे जो है वो एक गलबा है। सॉरी, आपकी बात हमने बीच में वो की। इसमें आपका ऐड करता जाओ, रूरल एरियाज की तो सिचुएशन सबसे डायर है। उसकी वजह यह है कि अंग्रेज के ज़माने में जब शुरू में ये हुकूमतें आई, तो उन्होंने रूरल एरियाज़ के बारे में, शहरों में तो कुछ ना कुछ बल्दियाज इस्टेब्लिश हुई, कराची में एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम था, लाहौर में उन्होंने गांव के बारे में लिखा कि उधर सफाई सुथराई का लोकल गवर्नमेंट्स का फंक्शन ये था कि वो लोगों को इनकरेज करेंगे, उन्हें इस बात की तरगीब देंगे कि वो खुद अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस पे सफाई सुथराई और पानी का, तो सारी दुनिया में क्लासिकल फंक्शंस हैं, सफाई सुथराई और पानी देना, सीवेज और वाटर सप्लाई, दीज आर द कोर फंक्शंस। इसीलिए वो अंग्रेज ने ना इस्टेब्लिश किया, और जब मुकामी हुकूमतें आई भी तो कभी गांव इज़ द मोस्ट डिप्राइव्ड। इस वजह से देखेंगे हम, चूँकि पंजाब में रहते हैं, पंजाब के किसी गांव में चले जाएं,
इवन जो जीटी रोड बेल्ट के गांव है वहाँ पे हर गांव में आपको कूड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर लगेंगे और हर गांव में एक झगड़ा है। मेरे अपने गांव ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा, सॉरी वे आउट ऑफ टाइम। एक आखिरी मैं चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, सैलाब आए साथ, आप बार बार याद कराते हैं, मैं सैलाब आए थे। DDMAs, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज जो हैं, उनको लोकल गवर्नमेंट के साथ काम करना होता है। लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं तो वो क्या काम करेंगे? तो आपने रिजल्ट उसका देख लिया है। तो मतलब बिल्कुल जिंदगी और मौत का ही मसला है जी। ये वक्फा ले बड़ी कल इंटरेस्टिंग खबर सुनी कि जो मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसके इंचार्ज ने कहा कि ये जो हालिया मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हैं उसमें जो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है वो तो उसकी तो नस्ल ख़त्म हो गई पाकिस्तान से, लेकिन वो अपने इख्तियारात जाते जाते जो आम मच्छर है उसे सौंप गया है। तो अब मलेरिया जो फैला रहा है वो जो रोज़मर्रा का हमारे घरों में रहने वाला मच्छर है वो फैला रहा है, जो असल मच्छर था वो मर गया। मच्छरों की 18वीं तरमीम की है। कितनी इंटरेस्टिंग खबर है। बात है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और ख़बर ये है कि NIS इस्लामाबाद ने तौसीक़ की है कि ओमिक्रॉन का वो जो वेरिएंट है जो इस वक्त चाइना में है वो तो हमारे यहाँ 3 महीने से मौजूद है, तो टेंशन लेने का नहीं है और घबराने की कोई बात नहीं है। 90% वैसे भी हम लोग वैक्सीनेटेड हैं और जो नई भी हैं उनसे भी मैंने देखा है कि जो उरूज का दिन ज़माना था उसमें भी वो जो वायरस है वो कपड़ा डाल के उनके दरमियान से गुजर जाता था। उसकी जितनी बेइज्जती पाकिस्तानियों ने यार हमने तो किसी ने नहीं की। निकल लिया। अच्छा, मौजू असल में हमारा ये है कि बचपन में हम सुना करते थे 5 बुनियादी बीमारियां, उनमें एक डिप्थीरिया भी हुआ करती थी जिसे कहते थे खुन्नाक। वो जो है वो अब वैक्सीनेशन हो जाती थी बच्चों की और वो महफूज होते थे, लेकिन समहाउ अब कुछ ऐसा हो रहा है कि पिछले साल भी ऐसा हुआ डिप्थीरिया की वबा से कोई 45 हलाकतें हुई और इस साल भी कोई पुरसाने हाल नहीं है और ये लहर बढ़ती जा रही है। कहा यह जाता है कि बैक्टीरिया से ज़ाहिर है ये बीमारी फैलती है और इसका ज़ोर नवंबर से फरवरी के दरमियान ज़्यादा होता है। मुताद्दी मर्ज़ है, लिहाजा जो भी डिप्थीरिया का मरीज़ है उसको आइसोलेट करना चाहिए और उससे एहतियात के साथ रब्ता करना चाहिए। डॉक्टर खालिद शफ़ी माहिर अमराज़ अतफ़ाल हमारे साथ मौजूद। सरकार, इतना मुझे इल्म था डिप्थीरिया के बारे में, इसकी फ़ारसी के बारे में, आगे आप जो हैं उगदा खोलें, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। डिप्थीरिया जिसको आपने बताया कि खुन्नाक कहते हैं, एक ऐसा मर्ज़ है जो बैक्टीरिया से फैलता है और ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है और खुशकिस्मती से इसकी वैक्सीन भी मौजूद है और हमारे यहाँ 1978 से वैक्सीन इस्तेमाल में है। ये मर्ज़ बहुत ख़तरनाक है और ये जानलेवा मर्ज़ है। मतलब अगर किसी को हो जाए तो जान जाने का इम्कान 50 से 70% होता है कि जान नहीं बचेगी। बचाव बहुत आसान है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमारे जो रवैये हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बता दीजिए इसकी अलामात क्या होती हैं और मर्ज़ की शिद्दत का दौरानिया क्या होता है? जी, ये मर्ज़ जो है ये बैक्टीरिया से फैलता है। अगर किसी को डिप्थीरिया होता है, जब वो खांसता है या वो खांसी से जरासीम उसके हाथ पे या किसी चीज़ पे लग जाते हैं, जब दूसरे आदमी से हाथ मिलाए या डायरेक्ट खांसी से जरासीम उसके सीने में चले जाते हैं, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहलाता है। अच्छा, इसके बाद इसकी अलामत वही होती हैं जो नज़ले खांसी की होती हैं कि जो गला ख़राब है, आवाज़ बैठ जाती है। लेकिन ये चूँकि बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है तो तेज़ बुखार होता है, गले में दर्द ज़्यादा होता है, खाया पिया नहीं जाता और इसकी एक अलामत है जो डॉक्टर्स देख सकते हैं कि गले के अंदर एक ग्रे रंग की मेम्ब्रेन सी बन जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है, आवाज़ चेंज हो जाती है, इवन खाना पीना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ये मर्ज़ बहुत ख़तरनाक है। इसके जो जरासीम है ऐसा जहर पैदा करते हैं जो खून में जाकर हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, हार्ट की मसल को कमजोर करता है। किसी भी एज वालों को हो सकता है या बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हैं इसमें? जी जनाब, क्या सुनाइए? मैंने कहा कि बच्चे ज्यादा निशाना बनते हैं या क्या सवाल क्या था? बच्चे ज्यादा निशाना बनते हैं या किसी भी एज वाले ज्यादा निशाना बनते हैं? जी नहीं, हो तो किसी भी उम्र के लोगों को सकता है, लेकिन जैसे बहुत सारी बीमारियों का अपना एक मिजाज होता है। पोलियो है, जैसे बच्चे ज्यादा निशाना बनते हैं, लेकिन हो किसी को भी सकता है। ये बीमारी भी बच्चों की खास बीमारियों में से एक बीमारी है और ये बहुत कम हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोबारा कोई केस देखने को आ रहा है। अच्छा, ये क्यों है? इसका फैलाव कुछ इतना ज्यादा नहीं है। रीजन ऐसा क्यों है? ये केसेस अब दोबारा क्यों सामने आ रहे हैं?
ये दोबारा इसलिए सामने आ रहे हैं कि हमारे यहाँ, मैं जो बात कर रहा था कि हमारे रवैये अच्छे नहीं है, हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, हमारे यहाँ वैक्सीन लगाने की शरह बजाय इसके कि बेहतर हो, एक मुफ्त की दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, 11 बीमारियों की वैक्सीन है, बजाय इसके कि हम अपने बच्चों की हिफाजत करें, हमारे रवैये और तब्दील हो रहे हैं। बजाय इसके कि हम 100% बच्चे हमारे इम्यूनाइज हो, तो ये बीमारियां हमारे मुल्क में होनी नहीं चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक में या दूसरे ममालिक जो हमारे जैसे हैं, जहां लोग अपने बच्चों से मोहब्बत का अमली इज़हार भी करते हैं, हम सिर्फ ज़बानी इज़हार करते हैं। सिंपल सी वजह है इसके ना होने, इस बीमारी के दोबारा शुरू होने की, हमारे बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन की शरह है कुछ 70-80% के करीब है, कुछ इलाकों में 80% है, कुछ में 50% से भी कम है। तो जो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगती, ये जब बच्चा पैदा होता है हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में वैक्सीन कम है या वैक्सीन कम है, या जो वैक्सीन लगाने वाले हैं वो इंतहाई सुस्त या बेहिस हैं, या दोनों, या लोग लगाना ही नहीं चाह रहे? नहीं, दोनों तरफ है। कुछ कोताहियां हुकूमत की भी कह सकते हैं, लेकिन हुकूमत ने बहरहाल जितने बच्चे पाकिस्तान में उनकी तादाद गिन के उतनी वैक्सीन का इंतजाम किया हुआ है। अच्छा। उसकी तशहीर का भी इंतजाम किया हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये गलती जो है हमारे जी सॉरी, मैं क्या पूछना चाह रहा था कि अब मतलब पिछले 1.5-2 साल से कोरोना का भी काफ़ी एक इम्पैक्ट हुआ है, और मैं एक बात हो रही थी एक और डॉक्टर साहब से, वो कह रहे थे कि शायद लो वैक्सीनेशन रेट की एक वजह ये भी है, कुछ सच है इसमें? जी बिल्कुल है, इसमें सच है, क्योंकि कोरोना के बाद से बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचा था, जिनमें से ये वैक्सीन की शरह भी गिर गई थी लगाने की। उसके बाद से जिन लोगों ने उस जमाने में वैक्सीन, क्योंकि शुरू में तो खुद ही हमने कहा इतनी खतरनाक बीमारी थी, कोविड थी, एहतियात बहुत ज्यादा की, सब दुनिया का कारोबार बंद किया, टीकों का भी जो निजाम है वो भी मुतासिर हुआ, तो वैक्सीन की शरह में कमी आ गई। लेकिन अब तो तमाम मामूलाते जिंदगी मामूल पर आ गए हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी वो लगवा सकते, जिनको नहीं लगी थी। लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीन की शरह जो है अभी भी 70-80% से ज्यादा नहीं हुई है। तो हमारे 25 से 30% बच्चे तो ऐसे अभी मौजूद हैं जो हर बीमारी को दावत दे रहे हैं। तो डिप्थीरिया का मर्ज अगरचे के अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बच्चे को भी अगर डिप्थीरिया होता है एक अलार्मिंग चीज है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सुन रहे हैं और इतना खौफजदा हो गए कि वो कहें कि जी हमने अपने बच्चों को वैक्सीन लगानी है, कहाँ जाना चाहिए, मतलब क्या प्रोसेस है? जी देखिए, हुकूमत का एक प्रोग्राम है जिसको EPI प्रोग्राम कहते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। पूरे पाकिस्तान में EPI के सेंटर्स, तमाम हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट के हैं, तमाम डिस्पेंसरीज जो हैं, दरमियाने दर्जे की बड़ी डिस्पेंसरीज वहां मौजूद हैं। इसके अलावा जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां गवर्नमेंट के ज़ेर इंतजाम ये वैक्सीन वहां भी मुफ्त मुहैया की जाती है। तो इसका नेटवर्क पूरी जगह मौजूद है। इसके अलावा गवर्नमेंट का ये इंतजाम भी है कि दूर दराज इलाके हैं वहां पे मोबाइल टीमें भी जाती हैं, लेकिन लोग अपने बच्चे छुपा देते हैं, लोग आगे नहीं आते। नहीं, सही बात है, सही कह रहे हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। बेसिकली वैक्सीन अवेलेबल है, अगर आपने अल्लाह के वास्ते लगा दो, जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मर जाएं, वो आपका मसला है, मुझे नहीं आपको पता है कि ये इंजेक्शन है या ड्रॉपलेट्स हैं? आई डोंट नो, आई थिंक इंजेक्शन है। हमें जो ये टीके 55 में लगे हुए ये निशान है यहाँ पे, मेरा ख्याल है उसी का जो भी है, टीका है, ड्रॉप है, जूस है, लगा लो, अवेलेबल है और अपने बच्चों को लगवाएं प्लीज। अच्छा, जाते जाते आपको रिमाइंड करा दें कि कल जुमा है, हमारा फ़ोन इन प्रोग्राम होगा। हमने व्हाट्सएप नंबर भी अब आपसे शेयर करना शुरू किया है, उस पर आप चाहें तो अपने ऑडियो पैगाम, वीडियो पैगाम, सवाल हो आप हमें ज़रूर भेजें। हमारी ख्वाहिश होगी कि आपके वीडियोज़ जो हैं वो हम चलाएँ। नंबर मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, हमने पिछले हफ्ते भी बताया था। व्हाट्सएप का नंबर है 0321 614 2911। ट्विटर पे भी आप हमसे रब्ता करके ये नंबर वहाँ से भी आपको मिल सकता है। तो कल के प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।